Hello students, in the previous video we have studied Ampere-Circuital law. Now next we are going to study the applications of the Ampere-Circuital law. So the first we are having the magnetic field due to infinite long straight wire carrying the current. तो ये infinite long straight wire का हमने बायो-सेवर्ट में भी देखा था. तो हम लेट्स सी कि यहाँ से जो हमारे Ampere-Circuital से जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं और बायो-सेवर्ट के रिजल्ट्स मैच भी कर रहे हैं या नहीं. सो हमारे पास ये यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है इन्फिनाइट लॉन्ग और P पॉइंट पे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हमने एक लूप बना ली है. दिस लूप इज़ कॉल्ड एम्पियरल लूप, राइट. सो P पॉइंट पे अगर मैं देखा जाए तो मेरा जो डिस्टेंस है वो वायर से वो R है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और DL मेरे क्या है, टेंजेंशियल है. तो डेट मीन्स BDL में मेरा एंगल क्या बन गया, 0 बन गया. So according to Ampere-Circuital law, line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times the total current in the loop. So mu naught, ये जो मेरा करंट रहेगा वो हमेशा इनसाइड वाला रहेगा. नो डाउट अगर P पॉइंट पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके अंदर वाले लूप में जितनी करंट वैल्यूज़ हैं और उसके बाहर भी जहाँ कहीं कंसीडर कर रही हैं वेरिएशन में है तो उन सब के कारण मेरी जो P पे है मैग्नेटिक फील्ड आएगी. आई रिपीट, P पे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हूँ तो वो मेरी जो उसके इन लूप के इनसाइड करंट है और आउटसाइड कहीं पे भी आसपास विकनिट में मेरे करंट है उन सब के कारण आएगी. लेकिन कंसिडरेशन में फॉर्मूले में मैं जो म्यू नॉट आई ले रही हूँ तब मैंने यहाँ पे आई सिर्फ वो वाले करंट की लेनी है जो उसके इनसाइड है, आउटसाइड वाले की मैंने नहीं लेनी है, राइट. तो यहाँ पे मेरे पास आ गया BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. अब ये मैंने पूरा कंप्लीट लेना है तो मुझे लाइन इंटेग्रल लेना पड़ेगा DL. तो DL मेरा यहाँ पे क्या है, पूरा 2 पाई R. तो ये पूरा 2 पाई R B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो ये जब वैल्यू यहाँ पे चलेगी सो इट बिकम्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R. दिस इज द सेम मैग्नेटिक फील्ड of infinite long straight wire as we find out in using the बायो-सेवर्ट लॉ. अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक करंट है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर दूसरा करंट भी आता है मेरे पास जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो नेट करंट मेरे पास किरचॉफ लॉ लगाने के बाद क्या बन जाएगा, I1 माइनस I2. तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर ऑपोजिट में जा रहे हैं तो वो दोनों माइनस हो जाएंगे, राइट. सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर. अब ये मेरे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है दिस वन और उसके बीच में एक करंट वायर जा रही है XY. सो इस सब के बीच में करंट है तो मैं कंसीडर कर रही हूँ ये मेरा करंट जा रहा है I. तो अब ये मेरा बिल्कुल वैसे ही केस बन जाएगा जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में शेल वाला किया था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला किया था, राइट. तो अगर मैं ये मेरा सिलेंडर है उसमें करंट है पूरे के पूरे में, इसके कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो मेरी बाहर भी हो सकती है, वो मेरी इनसाइड भी हो सकती है. अब इनसाइड के केस, आउटसाइड के केस में तो मेरा पूरा का पूरा सिलेंडर कवर हो गया तो इसी के कारण जो है मेरी पूरी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. लेकिन जब मैं इनसाइड चली जाऊँगी, पॉइंट मेरा इनसाइड चले जाएगा, दिस ब्लैक सर्कल इनसाइड द सिलेंडर. तो जब मेरा पॉइंट इनसाइड चला गया तब जो मैंने फॉर्मूले में यूज़ करनी है वो सिर्फ इस लूप में जितना करंट आ रहा है उतनी वैल्यू कंसीडर करनी है, पूरे सिलेंडर के करंट की वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है. जस्ट लाइक जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था कि जब हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर किया था तब हमने जितना स्फीयर इनसाइड लिया था उतने स्फीयर की सिर्फ करंट डिस्ट्रीब्यूशन ली थी, कंप्लीट जो स्फीयर था उसकी करंट वैल्यू नहीं कंसीडर की थी. So first we are finding out the magnetic field outside the cylinder. So the P line outside the cylinder. तो यहाँ पे मेरे पास B और DL क्या है, टेंजेंशियल है और मेरे पास पूरे सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R. और पॉइंट मेरा जो लाई कर रहा है वो कर रहा है स्मॉल r. So this is also a small r when the point P is outside the this cylinder. सो BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. DL को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ गया 2 पाई इंटू R. ये R वो है जो मेरा डिस्टेंस इस सिलेंडर से दूर है,
this from this x y axis to this P point in the red color, right? तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πr इंटू आई। डैट मीन्स जैसे जैसे मैं दूर जाती जाऊँगी वैसे वैसे मेरी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, राइट? अब नेक्स्ट मेरे पास है P इनसाइड द सिलेंडर। अब जो मेरा P पॉइंट आ गया वो सिलेंडर के इनसाइड आ गया। अब ये पूरे सिलेंडर में करंट आई है, जितना मैं उसके अंदर जाती जाऊँगी मेरा करंट कम होता जाएगा, बिकॉज पूरा करंट है, जितना मैंने पार्ट लिया उतना करंट कम होता जाएगा। तो डेट मीन्स अगर पूरे सिलेंडर में मेरा आई है तो छोटा सा ये जो मेरा इनसाइड वाला मैंने सर्कल लिया है, लूप लिया है, उसके अंदर मेरा जो रह जाएगा वो रह जाएगा सिंपल आई डैश। अब इसका और इसका मेरे पास रेडियस क्या है? अब अगर कंप्लीट में लेती हूँ बाहर वाला तो मेरा रेडियस है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन अगर मैं इनसाइड वाला ले रही हूँ 2D शेप तो मेरे पास रह जाता है नीचे अंदर पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, वो आर जहाँ पे मेरा पॉइंट P लाइन से सेंटर ऑफ द एक्सिस से दूर है। सो डैट मीन्स अगर आई करंट इन कंप्लीट पाई आर स्क्वायर था, आई डैश करंट है मेरा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। सो आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आई डैश की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। So we are applying Ampere's circular law at the point P inside the cylinder. BDL is equal to mu naught mu R into I dash. अब I dash तो हमारे पास यहाँ समझ आ गया था कि जितना मैंने करंट की वैल्यू है उतनी लेनी है। अब mu R का मतलब क्या है? बाहर तो हमारे पास वैक्यूम था, एयर थी, लेकिन इनसाइड सिलेंडर का मटेरियल में कितनी ज़्यादा आपकी परमेबिलिटी है उस पर मैटर करता है। जस्ट लाइक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमिटिविटी कंसीडर की थी व्हेन वी वर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट? सो यहाँ पे मेरे पास आई डैश की वैल्यू मैं ये रिप्लेस कर रही हूँ। तो ये वैल्यू रिप्लेस करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। सो द फाइनल वैल्यू इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर कैपिटल I इंटू स्मॉल आर अपॉन 2πr स्क्वायर। अब B मेरे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गया है। दैट मीन्स जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो जब तक मेरा जो है स्फीयर के सिलेंडर के बाउंड्री तक नहीं रीच करती तब तक मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंक्रीज़ कर रही है। और जैसे ही मैं बाउंड्री से दूर जाना शुरू की मेरी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होनी स्टार्ट कर दी। अब ये ऑब्वियस थिंग है कि जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक वैल्यू। अब अगर मैं थोड़ा सा पोर्शन लूँगी तो थोड़ा करंट है, थोड़ी मैग्नेटिक वैल्यू होगी। जैसे जैसे मैं पोर्शन ज़्यादा लेती जाऊँगी वैसे वैसे मेरा करंट भी ज़्यादा होता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होती जाएगी। और जब मेरा पॉइंट इस सिलेंडर से बाहर चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा, तब मैं करंट से जो है वो मेरा डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, रेडियस जो आर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तब भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो द ग्राफ इज एज वी आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू द लूप टू द बाउंड्री ऑफ द सिलेंडर द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। At the boundary the magnetic field is maximum, and when we are moving far away from the cylinder the magnetic field is decreasing. This is the application we are going to study. In the next video we are going to study to find the magnetic field due to solenoid and toroid. These are very important topics. If anyone having doubt, do message. Thank you.